हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th बायोलॉजी के हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसकी ये सेकंड सीरीज़ है। इससे पहले हमने पुष्प की संरचना पढ़ ली थी, उसके मुख्य जननांगों के बारे में पढ़ लिया था। और इसमें हमने पढ़ा था कि जो पुंकेसर होता है वो नर जननांग होता है और जो स्त्री केसर या जायांग होता है वो मादा जननांग होती है। हमें कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिलती है जिसका हम बड़ा रूप ये देखेंगे। इससे समझेंगे कि परागकोश की संरचना कैसी होती है। परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी संरचना पढ़ेंगे और उसके अंदर किस तरह से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। संपूर्ण परागकोश दो पालियों में विभक्त होता है, एक ये वाली दाईं पाली और ये बायां। तो और प्रत्येक पाली जो है वो दो कोष्ठक में विभक्त होती है। तो इस तरह से हमें 4 कोष्ठक प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 कोष्ठक प्राप्त होंगे और इन 4 कोष्ठकों को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं या फिर हम इसे परागधानी भी कहते हैं। मालवेसी कुल जैसे कि कपास और भिंडी के जो पौधे होते हैं उनमें ये पूरी एक ही क्या होती है, पाली होती है और प्रत्येक पाली जो है वो फिर 2 में विभक्त होती है। तो इस तरह से कपास और भिंडी में 2 बीजाणुधानी हमें मिलती हैं, लघु बीजाणुधानी। लेकिन जो बाकी के पौधे होते हैं द्विबीजपत्री, उन सब में जो है वो हमें क्या मिलती हैं, 4 लघु बीजाणुधानी मिलती हैं। परागधानी भित्ति की जो सबसे बाहरी वाली त्वचा होती है उसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा। ठीक है जी, ये बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस होती है, ये एक स्तरीय होती है। एक स्तरीय मतलब सिंगल लेयर्ड होती है। ये बाहर की जो सबसे बाहर वाली संरचना दिखाई दे रही है ये है आपकी बाह्य त्वचा। इसका मुख्य कार्य परागकोश या लघु बीजाणुधानियों को सुरक्षित करना होता है। सेकंड वाली जो परत आती है उसको हम कहते हैं अंतःस्थिसियम या एंडोथीसियम लेयर कहते हैं। तो ये भी एक स्तरीय होती है। ये बड़ी वाली कोशिका की जो दूसरी वाली लेयर है बड़ी कोशिकाओं की, इसे हम अंतःस्थिसियम त्वचा कहते हैं। इसमें मुख्यतः जो है वो सेलुलोज के रेशे की पट्टियां होती हैं और इनमें बहुत ज्यादा आर्द्रता यानी कि नमी होती है, जिसके कारण जो परागकोश है वो नम रहता है। लेकिन जब स्फुटन की बारी आती है यानी कि इन पराग कणों को बाहर निकालने की बारी आती है तो एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं ये सिकुड़ जाती हैं और स्फुटन में यानी कि इसको बर्स्ट करने में, फूटने में जो है वो हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। तीसरी जो परत है हमारी, ये 1 से 3 लेयर वाली जो परत होती है वो होती है मध्य स्तर यानी कि मिडिल लेयर की। मध्य स्तर की जो कोशिकाएं हैं ये बाद में नष्ट हो करके इन बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण देती हैं। और सबसे आंतरिक जो ये त्वचा होती है इसे हम कहते हैं टेपिटम। कई बार एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग सा आता है कि टेपिटम कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है और उनके कार्य क्या क्या हैं। तो टेपिटम का एक अलग टॉपिक बन सकता है, लेकिन मैं आपको इसी में बता दूंगी। कार्य के आधार पर टेपिटम 2 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। नंबर 1 अमीबाब कोशिका और नंबर 2 श्रावी कोशिका। अमीबाब कोशिका जो होती हैं वो अमीबा की ही तरह गतिमान होते हुए मात्र कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें पोषण प्रदान करती हैं, इसलिए इनका नाम अमीबाब कोशिकाएं हैं। श्रावी या ग्रंथिल कोशिकाएं जो टेपिटम की दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनका काम मुख्यतः श्रावण का होता है। ठीक है, यह भित्तीय अवस्था में होती हैं। वैसे तो ये वॉल ही होती है पूरी, देखो ये टेपिटम के अंदर की तरफ है। ठीक है, लेकिन इनका जो मुख्य काम होता है वो द्विबीजपत्रियों में बीजाणु जनन कोशिकाओं का पोषण देना होता है। तो मुख्य कार्य जो है वो दोनों का क्या होता है, पोषण देना और विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन को स्रावित करना होता है। टेपिटम के कार्य क्या होते हैं, बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण देना। जो अंदर की कोशिकाएं होती है ना, बीजाणु जनन कोशिकाएं इनको बोलते हैं। 3 ये जो 4 परतें हैं टेपिटम के नीचे वाली सारी कोशिकाएं जो हैं वो क्या होती हैं, बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। दूसरा है लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर को कैलोज बंधन से मुक्त करने के लिए कैलोज विकर का श्रावण करता है। स्फुटन से पहले जो मात्र कोशिका होती है, जो पराग मात्र कोशिका एमएमसी जिसको बोलते हैं, पॉलन मदर सेल पीएमसी भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, एक कैलोज नामक पदार्थ से जुड़ी हुई होती, 4 चतुष्चक में बंद होती है।
चतुष्चक या टेट्राड बोलते हैं। यहाँ पे 3 दिखाए गए हैं, एक पीछे की तरफ है, तो आप इसको 4 समझ सकते हैं। तो जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वो कैलोज विकर को स्रावित करके इस कैलोज को तोड़ देती हैं, और जिससे हमें की 4 जो है वो परागकण प्राप्त होते हैं। ये आगे आप समझोगे। उसके बाद है इंडोल एसिटिक एसिड का स्राव करता है। इंडोल एसिटिक एसिड या IAA ये ग्रोथ हार्मोन होता है। यूवी कणों का श्रावण करता है, जिससे कि स्पोरोपोलिन होता है, और इससे परागकणों के वहचोल का निर्माण होता है। ये अब आगे वाली वीडियो में आप समझेंगे कि जब हम परागकणों का संरचना और उसके कार्य और वो कैसे पराग नली का विकास करता है, इसमें आप सब ये पढ़ लेंगे। तो बाद है 5वां, परागकणों में पोलन किट यानी परागकण इस तरह से होता है, उसके बाहर जो है वो एक और लेयर होती है, तो वो उसको हम पोलन किट कहते हैं। तो वो पोलन किट का निर्माण भी जो है वो टेपिटम करती है। इस तरह से हमने परागकोश या लघु बीजाणु धानी के जो त्वचा है, परागधानी भित्ति, इसके बारे में अध्ययन कर लिया। अब रह गए अंदर की जो कोशिकाएं हैं। पहले ये वाली जो अवस्था दिखाई गई है इसमें, ये स्फुटन की अवस्था है। स्फुटन मतलब जब ये पक के फूटने लगता है, लेकिन उससे पहले जो है वो टेपिटम के नीचे वाली जो परत होती है, ये कोशिकाएं बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। यह कोशिकाएं बाद में परिपक्व होकर के पराग मात्र कोशिकाओं में बदल जाती हैं, जिनको हमने पॉलन मदर सेल भी कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियल मदर सेल भी कहते हैं। ये द्विगुणित होती हैं, ठीक है। और इन्हीं के अर्धसूत्री विभाजन के बाद हमें जो है वो क्या मिलते हैं? टेट्राड मिलते हैं या चतुष्चक परागकण मिलते हैं, ठीक है। पॉलन मदर सेल से इन चतुष्चक परागकणों का निर्माण ही क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से आपने पुंकेसर के परागकोश के अंदर जो परागधानियां होती हैं यानी लघु बीजाणु धानी होती हैं, उनकी संरचना और उनसे संबंधित जो कार्य होते हैं उनके ये पढ़ा है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम पराग कण की संरचना और जो ये लघु बीजाणु धानी है इसमें जो चतुष्चक बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।